हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 17 जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था, दिल्ली को पुलिस ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट। जो कि ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हमने देखा था कल जेएनयू की और जामिया मिलिया की स्टूडेंट्स को बेल मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने मूव किया अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। अभी ये नाटक बहुत लंबा चलेगा। डोंट गो सो मच डीप। जब कुछ होगा आई लेट यू नो। उस वक्त पेज वन पे एक्सेस डेथ्स के बारे में था, जो तमिलनाडु का दे रखा था पूरा डेटा। अभी हमने 14 जून में तेलंगाना का देखा था। अब ज़्यादा हर स्टेट का देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबे आप एग्जाम्पल्स देने लग जाएंगे। तीसरा न्यूज़ थी पेज वन पे ड्रोन्स के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आपको जैसे साइंस में पूछ सकते हैं कि साइंस क्या हेल्प कर रही है अब आज के टाइम में सोसाइटी को। तो आप कह सकते हैं कि अब आप ये देखने को मिलेगा हमें कि ड्रोन्स कुड सून बी डिलीवरिंग कोविड 19 वैक्सीन इन रिमोट एरियाज। ठीक है। आईसीएमआर का उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फ्रॉम द ड्रोन ऑपरेटर्स कि आप ड्रोन्स अपना भेजिए। और बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ऐसी ऐसी ज्योग्राफी है हमारी इंडिया की कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान का पहुंचना वहाँ पे रिमोट एरियाज पे। अगर ड्रोन्स डिलीवर कर सके वैक्सीन तो हम काफ़ी लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें क्या है कि दिस यू कैन गिव एज एन एग्जाम्पल। बट उसमें साथ में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स फैक्ट भी पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि इन्होंने जो इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन वो करी हैं बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि बेसिकली वो उस डिस्टेंस पे ऑपरेट करे जो हमारी नॉर्मल विजिबल रेंज के बाहर हो। ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज होती है इन डेप्थ टेस्टिंग ऑफ ड्रोन्स में। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जब वो हमारे विजुअल रेंज में ऑपरेट कर रहे हो। तो कहते हैं BVLOs जो ये है ना, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और कॉस्ट इफेक्टिव का ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे नॉर्मल अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें, अगर हम कहते हैं कि हेलीकॉप्टर्स भेज दिए जाएं जो मैंड हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो महंगे पड़ेंगे। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। ये कंट्रोल कैसे की जाती है कि ये कंट्रोल कैसे होगी? क्योंकि ऑन बोर्ड भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और नीचे जो ऑपरेटर होता है उसके बाद भी इंस्ट्रूमेंट होता है। वो उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि एल्टीट्यूड, स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट के बारे में। पहली बार ऐसा यूज होगा नहीं। हम सिंस 2000 यूज कर रहे हैं। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं टू पेलोड्स को डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स यूज कर रही हैं सिंस 2000। अब कहते हैं मेजर चैलेंज क्या है इन ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन में, कि हमें लो टेम्परेचर मेंटेन रखना ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। वो जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा हमारे लिए। क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन खराब हो जाएगी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो हमें लो टेम्परेचर मेंटेन रखना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कहते हैं अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं वो परमिट करते हैं ओनली दोज ड्रोन्स दैट आर विद इन द विजुअल रेंज। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स ये याद रखिएगा। एक पेज वन पे यूरिया के बारे में था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि यूरिया एक ऐसा जो फर्टिलाइजर है जिसका जो MRP है वो सेंटर फिक्स करती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के जो प्राइसेस हैं वो डीकंट्रोल हो चुके हैं। सेंटर जो है सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी दिया करती है, वो भी न्यूट्रिएंट बेस्ड पे, कि किस में कितना न्यूट्रिएंट है उस हिसाब से उस पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे करीबन 500 रुपये दी जाती है DAP पे। तो अब बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि DAP के रेट्स बहुत बढ़ गए, इंपोर्ट के प्राइसेस भी बढ़ गए और रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और ये याद रखिएगा, DAP जो है इट इज़ द फर्टिलाइजर दैट इज द मोस्ट पॉपुलर आफ्टर यूरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। एक एडिटोरियल पे टेररिज्म डिसेंट का था, हमने कल भी इसको पूरा पढ़ लिया था। टाटा UAPA उतना ही देखने की जरूरत है, उसको और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे ये कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा आया हुआ है। ये हमने वैसे 22 जून, सॉरी 22 नहीं, 2 जून को भी हमने देखा था। बहुत शॉर्ट में देखा था। दोबारा जाने की सुनने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बड़े खुश होके कि हमारा जो FDI इनफ्लो हुआ है वो $81.72 बिलियन हुए ड्यूरिंग 2020-21। और 10% हाइयर रहा है फॉर द फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर से देखा जाए तो। क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में इस बार जो है फॉरेन इनफ्लो, FDI इनफ्लो जो है बहुत ज़्यादा घट गया था इस 2020-21 में पैंडेमिक के टाइम पे। तो इंडिया बहुत खुश हुआ है कि देखो बाकी कंट्रीज का ये हाल रहा है और हमारे यहाँ बल्कि घटने की बजाय 10% इंक्रीज हुआ है। और बट वो क्या है, क्रेडिट दे रहे थे अपनी FDI पॉलिसी रिफॉर्म्स को, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो हमने प्रोवाइड की हमारी गवर्नमेंट ने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमने दिया है। तो RBI ने कहा बैठ जा बेटा, ज़्यादा खुश मत हो, अब मैं तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। उसने कहा है कि देखिए आप हाई इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो हाई इंक्रीज अगर हम FDI में देखें, दो पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। कहते हैं कि अच्छी खासी रिपैट्रिएशन हुई है ऑफ द लॉन्ग टर्म FDI की इस दौरान 2020-21 में। साइजेबल रिपैट्रिएशन हुई है लॉन्ग टर्म FDI की। दूसरा उन्होंने कहा है कि आपके में ना ये जो इनफ्लो हुआ है वो ज़्यादातर फ्यूल हुआ है बाय 69 फोल्ड इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। कहते हैं ये तो आपको पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो जिस
स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से चले भी जाते हैं। तो एफडीआई में आपके इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। एफडीआई में अगर हम देखा जाए तो 2 पॉइंट्स निकलते हैं कि एक तो साइज़ेबल रिपैट्रिएशन हुआ है ऑफ द लॉन्ग टर्म एफडीआई कि वो लोग अपना पैसा निकाल के घर लेके गए हैं अपना वापस। और दूसरा अगर हम इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एफपीआईज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 69 फोल्ड जो इंक्रीज़ हुआ है 2014-15 के बाद वो एफपीआई का हुआ है, वो अच्छा नहीं माना जाता है हमारी जैसी कंट्री को जिसको इकोनॉमी को अपनी रिवाइव करना है। अब थोड़ा-सा हम वैसे देखते हैं कि आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या कहा है। एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि एफडीआई इन्फ्लोज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्गर थे, पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी बहुत स्क्यूड थी, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं थी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड थी। देखा जाए तो एफडीआई जो है ना बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन साइज़ में आई है और बहुत थोड़ी आई है। ये होना चाहिए कि चाहे थोड़ी-थोड़ी आए बट सारे सेक्टर्स वो कवर करे तो उसको अच्छी एफडीआई माना जाता है। ये नहीं कि वो एक ही सेक्टर में बहुत बड़ी 5 कंपनीज़ के पास आए, बाकी किसी कंपनीज़ के पास ना आए। दैट मीन्स हमारे पास वीकनेस है एफडीआई इन्फ्लोज़ की। कहते हैं अगर टॉप 5 डील्स की बात छोड़ दें तो हमारी जो एफडीआई इन्फ्लोज़ हैं वो पिछली साल से कम हुई हैं। आप ध्यान रखिएगा उसमें कि क्या लिखना है कि अगर हम टॉप 5 डील्स छोड़ दें, जिसमें से अगर रिलायंस की बात करें कि रिलायंस की 3 कंपनीज़ ने अकेले ही 54% जितना एफडीआई इन्फ्लो हुआ है, इक्विटी इन्फ्लो हुआ है, उसमें से 54% तो रिलायंस ग्रुप को ही हुआ है। और अगर बात करें उसके अलावा बायजूस और 2-3 कंपनी श्नाइडर वगैरह ऐसी 2-3 छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, जिनके पास पैसा आया है। अगर हम इन 5 कंपनीज़ को छोड़ देंगे, 5 बड़ी-बड़ी डील्स को छोड़ दें, तो अगर हम देखेंगे कि हमारी जो पिछले साल की जो एफडीआई थी, उससे 1/3 डिक्लाइन हुआ है हमारा इस साल। आप 10% इंक्रीज़ की बात करें, हमारा 1/3 डिक्रीज़ हुआ है। और कहते हैं कि अगर एफडीआई की बात करें तो हम अगर प्रॉपर सिनेरियो देखें तो क्वार्टर 4 जो ये पहले 3 क्वार्टर्स में फिर एफडीआई आई है हमारे यहाँ। 4th क्वार्टर में तो हमने इतना ज़्यादा बड़ा फॉल देखा है, सेकंड लोएस्ट इन्फ्लो है हमारा सिंस 2014-15। उन्होंने कहा कि चलिए फिर भी हमने आपको बहुत लात मार ली, अब हम मगर हम फिर भी ऑप्टिमिस्टिक हैं फॉर फ्यूचर क्योंकि जो आप जो ये स्कीम्स लेके आए हैं पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड और जो आपके डोमेस्टिक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को देखते हुए हम एक ये सोचते हैं कि बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएँगी और उस बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में हम होप ये करते हैं कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होगा जैसे हमने रिलायंस में देखा, कि सिर्फ शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 9% उन्होंने फेसबुक को दे दिया, 9% उन्होंने गूगल को दे दिया, वो नहीं होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होगा। इस बार अगर कुछ होगा तो कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होंगे कंट्री के अंदर। अगर ताकि जो वो एफडीआई आएगी वो कंट्रीब्यूट कर सके रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। और अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट अपनी ये बता रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो उसकी वजह से तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहिए था पैसा, बट हमने सिर्फ 17.4% ऑफ द टोटल इन्फ्लोज़ जो है 17.4% ही आया है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 80% तो चला गया सर्विस सेक्टर में। ये जो सबसे लास्ट में मैंने लाइन लिखी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स या मेंस में अब लिखने वाली बात नहीं है, बस वैसे आपको बताने के लिए था कि 80% इन्फ्लो जो हुआ है वो सर्विस सेक्टर में हुआ है। और 17.4% ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है, व्हिच वी नो कि अगर देखिए अगर साली शेयर्स ट्रांसफर होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी, अगर पैसा आया भी है जल्दी तो बहुत जल्दी पैसा चला भी जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम हमारे पास 10-20 साल तक वो पैसा हमारी कंट्री में हमारे को रहेगा। एटलीस्ट जितनी आराम से आता है तो बहुत आराम से जाता भी है, बहुत जल्दी आउटफ्लो नहीं होता है उसका। उसके बाद एक पेज एक पेज 8 पे था, यूएन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया लॉन्ग पेंडिंग डीप सी मिशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब फर्स्ट इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं इसके। एक तो ये मैन्ड सबमर्सिबल होगा, मैन्ड याद रखिएगा, जो डेवलप किया जाएगा जो 3 लोगों को नीचे लेके जा सके 6000 मीटर्स पे, और माइनिंग सिस्टम साथ में होगा उनके, ताकि वो माइनिंग कर सके पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की एट दोज डेप्थ्स। ठीक है। सेकंड इसका कंपोनेंट है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, ताकि वो फ्यूचर प्रोजेक्शंस को समझ सकें, जो हमारे क्लाइमेट वेरिएबल्स को, ताकि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस जितने भी क्लाइमेट वेरिएबल्स को समझेंगे, सीजनल वेरिएबल्स को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा, हम इतना ज़्यादा अच्छा तरह अपने क्लाइमेट को स्टडी कर सकेंगे। दूसरा क्या है, एक डीप सी फ्लोरा एंड फौना को रिसर्च करेंगे ताकि माइक्रोब्स को समझ सकें, उनको सस्टेनेबली यूटिलाइज कर सकें। फोर्थ वो लोग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हाइड्रोथर्मल मिनरल्स को, वो गुड सोर्स हैं प्रेशियस मेटल्स का, तो इस वजह से ये चौथा ये हाइड्रोथर्मल मिनरल्स को देखेंगे। फिफ्थ ये देखेंगे, स्टडी करेंगे ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ताकि वो अपने डीसैलिनेशन प्लांट्स को पावर कर सकें।
सिक्स्थ ये देखेंगे, ये दे विल ग्रूम द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ताकि हम अपनी रिसर्च को ट्रांसलेट कर सकें, अप्लाई कर सकें इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और अब थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है। एक तो इंडिया को अलॉट हुआ है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2002 में, इंडिया को जब दिया गया था फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। अब क्या है, 2016 में इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू 2022, ठीक है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है, ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश्ड इन 1994 अंडर 1992 यूएन क्लॉज। इनका अथॉरिटी का हेडक्वार्टर का है जमाइका। फोर्थ पॉइंट निकलता है, ये एस्टैब्लिश करी गई थी ताकि ये रेगुलेट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, कंट्रोल कर सके मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सी बेड एरिया। देखिए कुछ एरियाज तो सी का ऐसा होता है ना जो कंट्री के बॉर्डर पे लगता है तो वो उसी कंट्री का होता है, बट उसके बियॉन्ड जो होता है वो इंटरनेशनल एरिया होता है। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी चाहिए थी, ताकि तभी ये बॉडी बनाई गई है। और ये गवर्न करती है नॉन लिविंग रिसोर्सेज लाइंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स। 168 मेंबर्स हैं इसके। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है इसका मेंबर, क्योंकि उसने लॉ ऑफ सी कन्वेंशन भी रेटिफाई नहीं करा है। पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स क्या हैं, ये दे ऑल्सो नोन एज मैंगनीज नोड्यूल्स। ये बेसिकली पोटैटो शेप्ड होते हैं, लार्जली पोरस होते हैं, और दे आर फाउंड इन एबंडेंस। क्योंकि देखिए जब सी फ्लोर पे भी, सी में भी देखिए मैग्मा निकलता रहता है, वोल्केनो आते हैं तो उसमें से निकलते रहते हैं ये। उनमें मैंगनीज और आयरन के अलावा दे कंटेन निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, मोलिडेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। और कहते हैं इसमें से जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए है हमारा, वो है निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। एक हमारा इनलैंड वेसल्स बिल था, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है हमारा पेज 10 पे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है क्या है इसकी, विच हैज 14 फैक्ट्रीज, और ये 7 फुली गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं ऑन द लाइंस ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओएफबी जो है, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1775, ठीक है। और ये मेजर डिसीजन इन द टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और इम्प्रूव करेगा अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, और ये प्रोडक्ट बनाएगा, प्रॉफिटेबल बनाएगा इन एसेट्स को, डीपनिंग स्पेशलाइजेशन बनाएगा प्रोडक्ट रेंज में, इन्हांस करेगा कॉम्पिटिटिवनेस। अभी तो जो है ये किसके अंडर आता है, दिस कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। एक इंटरनेशनल पेज पे था, लुक फॉर बेलारूस इन द मैप। बेलारूस के बारे में काफ़ी दे रखा था। बेसिकली क्या है इसका थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। यूरोप के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर रहे हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस, लुकाशेंको, ठीक है। इनको 1994 में ऑफिस में आए थे, जब से यही है। 2020 में जब ये दोबारा इलेक्ट हुए तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और वायलेंट क्रैकडाउन किया था उन लोगों ने। तो इस वायलेंट क्रैकडाउन की वजह से यू और यूनाइटेड स्टेट्स ने सेवरल फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा रखे थे बेलारूस पे 2020 में। फिर बेलारूस ने क्या करा था, अभी फिलहाल जो इतना न्यूज़ में, उसने क्या करा था, एक पैसेंजर जेट जो है डाइवर्ट कर दिया था ताकि वो अरेस्ट कर सके जर्नलिस्ट को। ज़बरदस्ती उतारा गया था नीचे और उसको, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।